आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित ठाकुर आज आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को यह विदित है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जून में एमए की प्रवेश परीक्षाएं करवाने जा रहा है। उसी में हिंदी विषय की प्रवेश परीक्षा 12 जून को करवाना तय किया गया है। मैंने भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे मुख्य विषय बताऊंगा जो आपकी प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ आपको ऐसी पुस्तकें भी बताऊंगा जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर जो है आप एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। जहां से कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बार बार हर वर्ष पूछे जा रहे हैं, वो विषय मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से ऐसे विषय हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जहाँ से हर वर्ष प्रश्न आते हैं। तो पहला विषय हमारा जो है भाषा और व्याकरण से संबंधित रहता है। भाषा और व्याकरण में सर्वप्रथम आपको क्या पढ़ना है? भाषा में हिंदी भाषा का विकास, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से लेकर आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं तक आपने पढ़ना है। इसमें आपको जो है प्राचीन में वैदिक और लौकिक संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आपको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। और महत्वपूर्ण रहता है इसमें आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं में आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें उसके क्षेत्र भी थोड़े बहुत आपने पढ़ने हैं कि कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। यहाँ से इतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद व्याकरण में आते हैं तो आपको समास पढ़ने होंगे, संज्ञा पढ़नी होगी, विशेषण पढ़ना होगा, क्रिया पढ़नी होगी, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, ये जो भी है ये महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये जो है ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। अगला हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक एमए करने वाले बच्चे को जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बीए में भी पढ़ाया जाता है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो एमए में यहाँ से एमए के एंट्रेंस में यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 कालखंड है हमारे हिंदी साहित्य के। तो इसमें आपको आदिकाल का नामकरण, उसका कालक्रम और उसकी प्रमुख रचनाएं ये पढ़ना है। सिद्ध महत्वपूर्ण रहते हैं, नाथों के बारे में आपने पढ़ना है, जैन आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जो महत्वपूर्ण है वीर रस की रचनाएं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई की, वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछ भी लिया जाता है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी उसे कहा जाता है। तो उससे संबंधित और जितनी भी वीर रस की रचनाएं हैं, खुमान रासो है, फिर जयमयंक जस चंद्रिका है, जय चंद्र प्रकाश है, और भी बहुत सी कुछ रचनाएं हैं जो आपको पढ़नी है, महत्वपूर्ण रहती है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। आगे आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल जो है 2 काव्य धाराओं में विभाजित है, सगुण और निर्गुण। सगुण में आपकी राम भक्ति आती है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आती है। वैसे ही निर्गुण में एक तरफ संत काव्य धारा है तो दूसरी तरफ सूफी काव्य धारा है। संत काव्य धारा में प्रमुख कबीर जी रहते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनके बारे में पढ़ना है। दादू दयाल भी हैं, वो भी प्रमुख हैं। इसके अलावा और गुरु नानक देव वगैरह बहुत हैं, उनको आपने पढ़ना है। वहीं सूफी काव्य धारा को देखें तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं, सूफी कवि आते हैं। सूफी काव्य धारा में इसके अलावा और भी कई कवि हैं जिनकी रचनाएं आपको पढ़नी है। कुछ गिने चुने कवि हैं, उनको आपने पढ़ना है। एक आध एक एक दो दो रचना है उनकी, वो आपने पढ़नी है और वहाँ से कहीं से भी पूछ ली जाती है। जायसी जी को देखें तो उसमें पद्मावत उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचना है उनकी, जिसे आपने पढ़ना है। पढ़ना इन द सेंस कि याद करना है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके बाद अगर सगुण में देखें तो राम भक्ति काव्य धारा में सबसे बड़ा नाम आता है तुलसीदास का। रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा भी उन्होंने और कई रचनाएं लिखी हैं जो ब्रज और अवधी 2 भाषाओं में, कुछ रचनाएं अवधी में कुछ ब्रज में हैं। साथ ही सगुण में देखें तो सगुण में आते हैं हमारे राम के बाद कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन उभर कर आते हैं हमारे सामने? सूरदास। सूरदास का सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, 3 रचनाएं। इसके अलावा भी और कई हैं, जैसे बल्लभाचार्य हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अष्टछाप के कवि आते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, 8 कवि आएंगे, वो आठों के आठों को आपका पता होना चाहिए नाम। नाम के साथ साथ आपको उनके जन्म वर्ष भी पता होने चाहिए, कई बार सीधा जन्म भी पूछ लिया जाता है।
तो आप इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ हम रीतिकाल को देखें तो रीतिकाल का जो नामकरण है वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो आपने देख लेना है। कालक्रम तो वैसे भी देखना ही है जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, अग्निकाल सबका, तो रीतिकाल का भी देखना ही है। रीतिकाल जो है 3 काव्यधाराओं में विभाजित है। 3 काव्यधाराएं कौन कौन सी है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के प्रमुख कवियों में देखें तो केशवदास, चिंतामणि, देव, पद्माकर, भूषण, भिखारीदास और भी हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद रीति सिद्ध में देखें तो केवल एकमात्र कवि हमें देखने में मिलता है, वो है महाकवि बिहारी। बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई, जो उनके ख्याति का महत्वपूर्ण आधार है। तो इसमें जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने दोहे हैं या क्या है, वो आपने सब पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आता है रीति मुक्त। रीति मुक्त में आते हैं आपके घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, सेनापति वगैरह जो भी है ये इसमें आते हैं। तो आपने जो है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इनकी रचनाएं पढ़नी है। घनानंद के बारे में तो आप सब सुनते ही हैं, तो उनकी रचनाएं पढ़नी है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे आधुनिक काल की। आधुनिक काल जो है महत्वपूर्ण रहता है सबसे, इसलिए भी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इसमें जो है कई विधाएं जो है पनपी हैं, उनका विकास हुआ है। सबसे पहला आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से जो है कई ऐसी विधाएं हैं, चाहे नाटक ले लें आप, निबंध ले लें आप, या कुछ अन्य जो भी विधाएं उनको ले, उन यहीं से विकास हुआ है। तो भारतेंदु युग में आपको क्या देखना है कि जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं वो, उनकी रचनाएं और उनका जन्म, बस। ये बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में आपको द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और वहीं उसके साथ साथ जो स्वच्छंदतावादी कवि आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद छायावाद आता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। इन 4 कवियों को ही छायावाद में पढ़ेंगे। इसके बाद राम कुमार वर्मा भी आते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है छायावाद में। तो इन 4-5 कवियों को आपने केवल छायावाद में पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में केदारनाथ अग्रवाल वगैरह आएंगे, जिन्हें नागार्जुन वगैरह, जो आपने पढ़ना है। मार्क्सवाद से संबंधित है ये थोड़ा बहुत, तो ये भी आपको पढ़ना है। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है, जिसमें तार सप्तक वगैरह आते हैं, जैसे अज्ञे आते हैं, प्रयोगवाद में महत्वपूर्ण रहते हैं। अज्ञे आते हैं, उसके बाद तार सप्तक आते हैं, 3-4 सप्तक आते हैं, 4 सप्तक, ठीक है। उनमें जो 7-7 कवि हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है, उनके रचना और उनकी जो जन्म तिथि है उसके बारे में आपने पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद प्रयोगवाद के बाद नई कविता आती है। नई कविता भी आपने पढ़नी है, उसकी विशेषताएं वगैरह और कुछ महत्वपूर्ण कवि जो है वहाँ से भी पढ़ने हैं। फिर समकालीन कवि आते हैं, वो भी पढ़ने हैं आपने। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बनता है समकालीन कवियों से। समकालीन कविता को पढ़ लेने के पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें आता है हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो 4 महानुभाव यानी 4 लेखक जो गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण रहे, उनके बारे में आपने पढ़ना है। मुंशी सदासुखलाल नियाज, इंशा अल्लाह खान, सदल मिश्र और ललूला, ये 4 जो है गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद महाराजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद आते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह आते हैं। इनकी रचनाएं जो हिंदी के गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इनके बारे में आपने पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण रहती है। इसके साथ ही जो खड़ी बोली विकास के लिए जो आंदोलन चले, उसमें नवीन चंद्र राय महत्वपूर्ण रहते हैं। साथ ही साथ 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज आया, उनके जो उनमें जो टीचर थे जैसे गिलक्रिस्ट, वो भी महत्वपूर्ण रहते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ना है। तो गद्य के विकास के बाद जब हम उपन्यास की ओर बढ़ते हैं तो उपन्यास को आपने पढ़ना है, और निबंध, नाटक, कहानी, आलोचना, ये सब आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्तार में तो आप तभी पढ़िएगा जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, पर उससे पहले आपने जो है थोड़ा थोड़ा एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो आगे हमारा आता है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम
अर्थात कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य में कौन सी रचना सबसे पहले लिखी गई, कौन सा महाकाव्य सबसे पहले लिखा गया, कौन सा उपन्यास, कौन सा नाटक जो सबसे पहले लिखा गया हिंदी साहित्य में, ये भी आपने पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं तो जैसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है श्राव का जाप, जो कि देवसेन द्वारा रचित है। वैसे ही प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ याद करनी है, जो आपके हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो भी आपने पढ़ने हैं। इतिहास ग्रंथों में जैसे आपका शुक्ल का है, ग्रियर्सन का है, गारसादतासी का पहला ग्रंथ माना जाता है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। साथ ही साथ हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है महेश दत्त शुक्ल द्वारा हिंदी काव्य संग्रह, ये पढ़ना है। शिव सिंह सेंगर का है, फिर शिव सिंह सरोज है, और मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है। और एक महत्वपूर्ण रचना और आती है, इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है राम कुमार वर्मा की जो रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक सिद्धांत, साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे और बात करें तो इसके बाद हमारा आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र जो है दो उसमें आएगा, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र आएगा, एक भारतीय काव्य शास्त्र आएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में आपने जो है भरत मुनि से लेकर कुछ गिने चुने जो है प्रमुख जो कवि या लेखक हैं या रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ना है। भरत मुनि का जो एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें जो है रस संप्रदाय के बारे में है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जो संप्रदाय हैं वो किसके हैं, किस कवि के हैं, संस्थापक कौन है उनका। जैसे रस संप्रदाय है, रस संप्रदाय किसका है, भरत मुनि का है, तो नाट्यशास्त्र उसकी रचना है। साथ ही साथ आता है आपका भामा आता है। भामा जो है अलंकार संप्रदाय का संपादक है या संस्थापक है, ठीक है, उसे माना जाता है। उसके बाद रुद्रट आता है, उद्भट आते हैं, ये भी आते हैं। इसके साथ वामन जो रीति संप्रदाय आता है, क्षेमेंद्र का औचित्य आता है, साथ ही साथ वक्रोक्ति आता है कुंतक का। फिर इसके बाद आपका ध्वनि संप्रदाय आता है, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का आता है। मम्मट के बारे में आपने पढ़ना है, इनकी छोटी छोटी जो है रचनाएं पढ़नी है आपने, यहाँ से प्रश्न आता है काव्य। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र देखिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको प्लेटो को पढ़ना है, अरस्तु को पढ़ना है। इनके जो सिद्धांत है, जैसे प्लेटो का अनुकरण, प्लेटो ने अनुकरण दिया। अरस्तु का देखें तो अनुकरण, विरेचन और त्रासदी का सिद्धांत है, त्रासदी यानी ट्रेजेडी का सिद्धांत है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत आता है, महत्वपूर्ण रहता है। इनकी रचनाएं भी आती है, इनकी रचनाएं भी आपने पढ़नी है। जैसे वर्ड्सवर्थ की रचना देखें तो उसमें लिरिकल वेलाडेट्स जो कोलरिज के साथ मिलकर उन्होंने लिखी थी। फिर कोलरिज का फैंटेसी का सिद्धांत आता है। कोलरिज की रचना है साहित्य के जीवन, हिंदी में बोलते हैं, और इसको लिटरेरिया बायोग्राफिया कहते हैं। ठीक है, उसकी रचनाएं महत्वपूर्ण पूछ ली जाती है। इसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड आते हैं, टी.एस. इलियट आते हैं, आई रिचर्ड्स आते हैं। इनके बारे में आपने ढंग से पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी रचनाएं इनकी पढ़नी है और इनके जो सिद्धांत हैं वो आपने पढ़ने हैं। इसी के साथ अगर आगे हम बात करें तो आगे आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो नेट हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसमें इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक आपके जो है कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएं लगी हैं। तो इसमें आपने जो है जो लेखक है उसका जीवन परिचय पढ़ना है। जीवन परिचय के साथ साथ उसकी रचनाएं भी पढ़नी है कुछ कुछ, तो आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे आप उपन्यास देखें तो गोदान उपन्यास लगा है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो गोदान उपन्यास को पढ़ना है आपने। उसी के साथ साथ उसका एक आध प्रमुख पात्र भी आपने पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे ही ठीक उपन्यास के साथ नाटक भी हैं, नाटक के भी आपने रचनाकार पढ़ने हैं और जो सिलेबस में लगी रचना है उसको पढ़ना है। पढ़ना इन द सेंस कि उसे याद करना है विद डेट, उसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए कि कब वो लिखा गया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जो इकाई 10 है यूजीसी नेट सिलेबस में, जो इकाई 10 लगी है उसमें अन्य गद्य विधाएं लगी हैं, जिसमें संस्मरण भी हैं, आत्मकथा भी है, जीवनी भी है, व्यंग्य भी हैं और आलोचनाएं भी हैं, यात्रा वृत्तांत भी हैं। इसमें जो आपको देखूं तो मुरधैया जो कि तुलसीराम की है, एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की जीवनियाँ हैं। ये सारी क्या है, जीवनियाँ हैं। इसके बाद अगर देखें तो हम संस्मरण देखें तो ये आपकी आती है माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठाकुरी बाबा, महादेवी वर्मा की, ये जो है संस्मरण है। इसके बाद जीवनी देखें तो प्रेमचंद घर में और आवारा मसीहा,
ये 2 जीवनियाँ हैं प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद की जीवनी, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी पे लिखी। इसके बाद व्यंग्य देखें तो भोला राम का जीव और जामुन का पेड़, ये महत्वपूर्ण रहते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर अंतिम में आपको एक और प्रमुख सजेशन मैं देना चाहूँगा, जिसे जो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहती है, यह रहेगी आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर। अगर आपके पास 2-3 सालों के पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं तो ये भी आपने पढ़ने हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। एक एक बात छूट रही है, आपको छंद अलंकारों के बारे में भी पढ़ना है। छंद, अलंकार और रस, ये 3 चीज़ें यहाँ से प्रश्न आता है। छंद में आपको देखना है कि कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है, या कौन सा अर्धसममात्रिक छंद है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और उनकी मात्राएं क्या है। जैसे दोहा चौपाई छंद है तो उनमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो वो भी आपने पढ़ना है। इसके बाद रस आता है। रस के बारे में आपने पढ़ना है, श्रृंगार रस, वीर रस वगैरह जो भी है, जितने भी हैं वो आपने पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न एक या दो प्रश्न यहाँ से आते हैं, वो है अलंकार। अलंकार में आपको अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, जितने मतलब 4-5 कुछ महत्वपूर्ण अलंकार है वहाँ से पढ़ने हैं। वैसे एचपीयू में देखें तो उनका एक फेवरेट अलंकार है यमक। यहाँ से आए दिन मतलब हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पंक्ति है, कनक कनक ते 100 गुना मदकता अधिकाय। मतलब इसमें पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। ये आपको बता दूं, ये हर वर्ष ये पूछा गया है, मैंने ये देखा है। क्या बता इस वर्ष भी पूछा जाए यही प्रश्न, और आपको ये मेरी वीडियो देखी हो तो आपको भी पता चल जाए कि इसका यमक अलंकार सही उत्तर है, तो आपका भी सही प्रश्न हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी यही निवेदन रहेगा, अंत में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगली बात आपको अगर मैं बता दूं तो प्रमुख पुस्तकें ऐसी कौन सी है जो आपको पढ़नी है। जैसे कि अगर आप एमए एंट्रांस के लिए ही केवल पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं सुजेस्ट करूंगा लूसेंट की सामान्य हिंदी, वहाँ से आप पढ़िएगा। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, वहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे व्याकरण मैंने बताया आपको आगे, ठीक है, संधि वगैरह बताई, समास, जितना जो कुछ बताया वो सब आपको लूसेंट से ही पढ़ना है। भाषा का विकास और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप जो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उससे आप पढ़ सकते हैं। वह एक रामबाण सिद्ध होती है। इसके बाद अगर आप यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यह वीडियो मैं अपने बड़े भाई तेजिंदर नेगी जी, जिनका चैनल है यूट्यूब का लर्न विद नेगी सर, उसके माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। भविष्य में मैं भी स्वयं का यूट्यूब चैनल बना रहा हूं जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाऊँगा। तो यदि आप यूजीसी नेट के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है हिंदी साहित्य मंथन करके बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।